नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सविता गावड़े। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया में आज हम सुनेंगे मोहन राकेश की कहानी गुमशुदा। दरमियाने कद का आदमी था वह, कुछ दुबला मगर बहुत दुबला नहीं। बाल ठीक ढंग से कटे हुए थे मगर कुछ इस तरह उलझे हुए थे कि लगता था जैसे जरूरत से ज़्यादा बढ़ गए हों। आंखें बहुत पैनी थी और बहुत ही अस्थिर। किसी एक जगह वे 10 सेकंड से ज़्यादा टिक ही नहीं पाती थी। एक आध बार मैंने उसे पहले भी देखा था, कनॉट प्लेस के किसी बरामदे में से गुजरते हुए। यूं हजारों आदमी उन बरामदों में पास से निकल जाते हैं मगर मन पर उनकी कोई छाप नहीं रहती। उन्हें देखना एक दरिया की लहरें देखने की तरह होता है। मगर इसकी बात अलग थी। तब भी जब मैंने इसे देखा था तो मुझे लगा था जैसे कोई चीज़ मुझसे कंधा छीलकर निकल गई हो या गर्द का कोई जर्रा आकर आंख में अटक गया हो और हजार कोशिश करने पर भी निकल ना रहा हो। और इस बार वह मेरे बिल्कुल पास ही बैठा था। बीच में एक शीशे की मेज थी और उसके एक तरफ वह था और दूसरी तरफ मैं। उसके हाथ में शाम का अखबार था जिसे वह पढ़ नहीं रहा था। कॉफ़ी हाउस में उस समय काफ़ी भीड़ थी, शोर था और काफ़ी कह लग रहे थे। हम दोनों अपनी अपनी कॉफ़ी पी चुके थे और मैं वहाँ से उठने की बात सोच रहा था। वह आदमी मेरे लिए अजनबी था और किसी अजनबी के साथ ज़्यादा देर एक मेज पर बैठे रहना बहुत अजीब लगता है। और मैं भी उठ गया होता अगर अचानक ही उसने बात शुरू न कर दी होती। काफ़ी गर्मी हो गई है, उसने एक नज़र छत पर डालकर कहा। अब तो इन लोगों को यहाँ पंखे चला देने चाहिए। और उसके स्वर से मुझे ऐसा लगा कि अगर पंखे चल रहे होते तो भी वह छत पर नज़र डालकर कहता, अभी इतनी गर्मी कहाँ हुई है और इन कमबख्तों ने अभी से पंखा चला दिए हैं। बात का जाल ऐसा होता है कि एक बार ऊपर आ पड़े तो उसमें से अपने को निकाल लेना बहुत कठिन हो जाता है। मैंने उसकी बात के उत्तर में कहा, जी हाँ, गर्मी तो इस साल काफ़ी जल्दी ही उतर आई है। और उसने झट से मुझे अपनी बातों के जाल में ले लिया। 2 मिनट मौसम की बात करके वह राजनीति की बात करने लगा और फिर साहित्य के रास्ते से होता हुआ रंगमंच की बात पर आ गया। वह बहुत तेजी से बात कर रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसका जाल ढीला न पड़ जाए और मैं उसमें से निकलकर चल न दूं। मुझे भी कोई काम नहीं था, इसलिए मैं उससे बात करता बैठा रहा। मगर आध पौन घंटे के बाद जब मैंने फिर चलने के इरादे से अपनी कमर सीधी की तो वह बोला, आप शायद बहुत जल्दी में हैं। नहीं, जल्दी में तो नहीं हूँ, मैंने कहा, मगर अब यहाँ बैठे काफ़ी देर हो गई, इसलिए सोचता हूँ कि अब यहाँ से चलना चाहिए। मैं भी अब यहाँ से उठने की सोच रहा हूँ, वह बोला। आपको फुर्सत हो तो चलिए, चलकर कोई पिक्चर देखी जाए। मुझे अकेले पिक्चर देखना कभी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो पिक्चर इक्चर सब ऐसी ही होती हैं, मगर 2 अढ़ाई घंटे तो बीत ही जाते हैं,
फुर्सत हो तो चलिए। मुझे कहने का हक नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, चल सकते हो तो ज़रूर चलिए। देखिए, इस समय मैं टालने की कोशिश करने लगा। आप टालिए नहीं, वह झट से बोला। मुझे अकेला जाना अच्छा नहीं लगता और कोई बात नहीं। यही समझिएगा कि 2-3 घंटे किसी के लिए ज़ाया कर दिए। हाँ, तो जहाँ तक हमारे रंगमंच की तकनीक का सवाल है, और उसने इस तरह आगे बात शुरू कर दी जैसे मेरे साथ चलने की बात तय हो ही गई हो। मुझे उस समय फुर्सत ही फुर्सत थी, और मैं पिक्चर देखने न जाता तो घर जाकर कोई किताब पढ़ता। मैं उसके साथ पिक्चर देखने चला गया, मगर हॉल में बैठे हुए मुझे लगता रहा कि वह सामने पर्दे पर जो कुछ हो रहा है उसे नहीं देख रहा, अपने ही अंदर के पर्दों की किन्हीं तस्वीरों में उलझा हुआ है। सारे समय वहाँ भी वह इतना अस्थिर लग रहा था कि लगता था किसी भी समय वहाँ से उठकर बाहर चल देगा। जब हम सिनेमा घर से बाहर निकले तो वह हट करने लगा कि मैं खाना भी उसके साथ खाऊं, और घंटे भर में जब हम एक रेस्तरां में खाना खाकर बाहर आए तो वह अनुरोध करने लगा कि थोड़ी देर लॉन में बैठकर कुछ बातचीत की जाए। मुझे सचमुच उसके साथ रहना भारी था, मगर उसके साथ सिनेमा देखने और खाना खाने के बाद एकदम से दामन छुड़ाकर जा भी नहीं सकता था। मैंने आज आपका बहुत समय बर्बाद किया है। कैनेट प्लेस के बीच के लॉन में बैठकर उसने बाहें पीछे को फैलाते फैलाए हुए कहा। उन कुछ घंटों में मुझे इस तरह लगने लगा था जैसे वह गर्द का जर्रा इस बुरी तरह से मेरी आंख में गड़ गया हो कि मेरी आंख फूलने को आ गई हो। एक तो उसका हुलिया ही ऐसा था, फिर उसने कपड़े बहुत ढीले ढाले पहन रखे थे, और सबसे चुभने वाली बात यह थी कि वह बात करते हुए चारों तरफ इस तरह देखता रहता जैसी उसकी कोई चीज़ वहाँ खो गई हो और उसे हर आदमी पर चोर होने का संदेह हो। सचमुच मैंने आपका बहुत ही समय बर्बाद किया है, वह कहता रहा। मगर मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी करें उसमें समय बर्बाद ही तो होता है। समय का उपयोग क्या है, और इंसान की ज़िंदगी का ही उपयोग क्या है। अच्छा खाना खा चुकने के बाद बहुत से लोगों पर निराशावाद का भूत सवार हो जाता है, मगर मुझे यह भरे हुए पेट का निराशावाद न लगकर उससे कहीं गहरी चीज़ लग रही थी। वह अचानक सीधा होकर बैठ गया और कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी को ही देखता हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्यों जी रहा हूँ। मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा सजा हुआ घर है, सुंदर पत्नी है जो मुझसे काफ़ी प्रेम करती है, काम करने के लिए नौकर हैं, सब कुछ है। मगर फिर भी मुझे ज़िंदगी फीकी फीकी और अर्थहीन सी लगती है। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्यों जी रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के काम करके देखे हैं। एक ज़माना था जब मुझे कला का शौक था और मैं अपने को रंगमंच और चित्रकला में खो देना चाहता था, मगर थोड़े दिनों ही बाद मुझे वह सब निरर्थक लगने लगा और मैंने एक बीमा कंपनी में नौकरी कर ली। उसके बाद मैं विदेश चला गया
और कुछ दिन वहाँ एक पत्र का संवाददाता रहा। यहाँ लौटकर और कुछ करने को नहीं मिला तो एक होटल में मैनेजर लग गया। आजकल मैं एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दफ्तर में नौकर हूँ और मुझे 1200 के लगभग तनख्वाह मिलती है। मगर फिर भी मुझे हर चीज़ बेकार लगती है और 5 बजे जब मैं दफ्तर से निकलता हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्लब मुझे बकवास लगते हैं। घर में बंद होकर मुझसे नहीं बैठा जाता। कहीं जाना आना मुझे अच्छा नहीं लगता। समय बिताना मुझे इतनी बड़ी समस्या लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो मुझे उससे सहानुभूति हो रही थी और दूसरे उसने मेरे ऊपर इतना खर्चा किया था, इसलिए मैं भी बदले में उसके लिए कुछ करना चाहता था। मैं उससे इस विषय में बात करने लगा कि इंसान का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ठीक हो तो ज़िंदगी कभी उसे निरर्थक नहीं लग सकती, क्योंकि व्यक्ति या समय की परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों न हो, जीवन अपने में निरर्थक नहीं है। और अपनी बात उसके दिमाग में बैठाने के लिए मैं अपना आज तक का पढ़ा सुना सोचा हुआ सब कुछ काम में ले आया। वह बाहें पीछे फैलाए और आंखें बंद किए हुए चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। बीच बीच में वह कभी कह देता, मगर क्यों, मगर कैसे, और फिर चुप होकर सुनता रहता। यह सोचकर कि मैं एक व्यक्ति के जीवन से निराशावाद को निकालने में सहायक हो रहा हूँ, मैं बहुत उत्साह से अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयत्न करता रहा। यहाँ तक कि बोलते बोलते मेरा गला थक गया। शायद मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा बोल गया था। जब मैंने अपनी बात समाप्त की तो उसने आंखें खोली और थोड़ा मुस्कुराया। मैं आपसे एक बात कहूँ, वह बोला। इस तरह की जितनी भी बातें लोग करते हैं या कह सकते हैं, मैं उन्हें भी बिल्कुल निरर्थक समझता हूँ। ये बातें भी समय काटने का एक बहाना ही है। आइए अब चला जाए। और वह उठा तो मैं भी खिसियाना सा उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। लॉन से बाहर फुटपाथ पर आकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उसने कहा। आज मेरी बीवी भी घर में नहीं है और मेरे लिए समय काटना सचमुच बहुत ही कठिन हो रहा था। आपकी वजह से इतना अच्छा समय बीत गया। अब मैं समझता हूँ कि घर जाकर मुझे ठीक से नींद आ जाएगी। अच्छा। और उसके चले जाने के बाद काफ़ी देर मैं सड़क पार करके सामने के फुटपाथ तक भी नहीं जा सका। रात के 12 बज रहे थे। इक्का दुक्का गाड़ियाँ सड़क से गुजर रही थी और मैं अनायास ही हाथ से अपने थके हुए गले को सहला रहा था। धन्यवाद।